नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आइए देखते हैं गणित पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो में यदि आप बने रहते हैं तो 15 में से 15 नंबर पेडागोजी में अवश्य आएंगे। तो देखते हैं, आइए। प्राथमिक स्तर पर गणित की आकृतियां क्या होती हैं? कौन कौन सी गणित की आकृतियां हैं? तो प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्रतिरूप। क्या है? प्रतिरूप। प्रतिरूप बोले तो पैटर्न, समिति, सममिति और चौपड़ या टाइलिंग। चौपड़ या टाइलिंग, ये प्राथमिक स्तर पर गणित की आकृतियां हैं। गणित की आकृतियां क्या बताती हैं? तो ये रचनात्मकता और सृजनात्मकता को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। यानी कि बच्चा के अंदर क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता बढ़ती है गणित की आकृतियों से। नेक्स्ट अगला देखें। अगला यह है गणितीय अवधारणा का विकास अनुक्रम। गणितीय कॉन्सेप्ट को समझाना है तो उसके विकास का क्या अनुक्रम होगा? तो सर्वप्रथम जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना है गणित का, तो अनुभव प्रदान करना। क्या समझाएं? अनुभव प्रदान करें। उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना। जिस भाषा में बच्चा अपनी मातृभाषा में बोल रहा है उसकी भाषा में ही समझाना। फिर बच्चों को चित्र बनाना, यानी कि चित्र बनाना सिखाना, चित्र के द्वारा सिखाना। फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। फिर प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग करना। तो क्या करेंगे? अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना, चित्र बनाना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट अगला अगला है गणित। और गणित की बात करें तो गणित क्या है? तो गणित की बात करें, गणित हर कोई सीख सकता है। गणित हर कोई सीख सकता है। गणित कैसा है? तो गणित तार्किक है। गणित कैसा है? तार्किक है। और गणित को कैसे पढ़ाया जाए? तो गणित को, जो गणित बच्चे की वास्तविक जिंदगी में काम आए। गणित क्या होता है? बच्चे की वास्तविक जिंदगी में काम आए। यानी कि गणित को जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, बाहरी जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए। गणित एक अमूर्त विज्ञान है। कैसा है? अमूर्त विज्ञान है। और गणित संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। कौन? गणित। तो गणित हर कोई सीख सकता है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है। गणित को व्यावहारिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है। गणित एक अमूर्त विज्ञान है। और गणित क्या करता है? संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट अगला, गणितीय भाषा का क्रम। तो गणितीय भाषा का क्रम क्या है? तो सबसे पहले बात करें, बच्चे को रोजमर्रा की भाषा, जो स्थानीय भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाए। उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके लिए किस भाषा में समस्या हो रही है उसी भाषा में उसको सिखाया जाए। फिर गणितीय स्थिति की भाषा, फिर गणित की भाषा क्या कहती है। उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा, जो उसके संकेतों से उसको सिखाया जाए। तो रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, यह है गणितीय भाषा का क्रम। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, एक बच्चा 253 को 253 को 2053 लिखता है। तो 253 को क्या लिखता है? 2053 लिखता है। तो बच्चे के अंदर क्या कमी है? तो बच्चे को स्थानीय मान की समझ का अभाव है। यानी कि बच्चे के लिए स्थानीय मान की समझ नहीं है। अब हमें उसे स्थानीय मान समझाना है तो क्या करेंगे? तो मूर्त पदार्थ से समझाएंगे। पहले कोई मूर्त पदार्थ, यानी मूर्त का मतलब कोई ठोस पदार्थ लें। मूर्त का मतलब कोई ठोस पदार्थ लें। तो मूर्त पदार्थ उसे जो दिखाई दे, मूर्त पदार्थ द्वारा उसे समझाएंगे तो स्थानीय मान की समझ विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, गणितीय विचार क्रम। तो गणितीय विचार क्रम क्या है? गणित की जब विचारधारा बनाए तो कैसे बनाई जाती है? तो सर्वप्रथम मूर्त या ठोस वस्तुएं। तो मूर्त या ठोस वस्तु लें, उसके बाद उसका चित्र दिखाएं, फिर उस चित्र को बनाकर दिखाएं। संकेत, किस चीज का हमने संकेत लिया है? तो पहले ठोस वस्तु, फिर चित्र, फिर संकेत के माध्यम से। यह है गणितीय विचार का क्रम। यदि हमें 1/2 या 1/4 की संकल्पना समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे? यानी कि 1/2 या 1/4 की संकल्पना समझानी है बच्चों को तो कैसे समझाएंगे? तो सर्वप्रथम ठोस वस्तु लें, उसके उसका चित्र दिखाएं, फिर उस चित्र को संकेत द्वारा समझाएं। तो ये क्या है? 1/2 और 1/4 की बच्चा संकल्पना समझ जाएगा। नेक्स्ट अगला, अगला है वैन हिले। वैन हिले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वैन हिले। और वैन हिले की बात करें तो वैन हिले ने क्या बताया था? तो ज्यामितीय चिंतन के बारे में
बताया था। किसने? बेन हिले ने। ज्यामितीय समझ के प्रकार, तो ज्यामितीय चिंतन के बारे में इन्होंने बताया था। ज्यामितीय समझ के प्रकार तो कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। अब स्तर की बात पूछ ले तो स्तर कितनी है? स्तर है 4। अब कैसे कहेंगे कि स्तर 4 है? तो जो मानसिक चित्रण है इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण। चक्षु मानी होती है देखना, यानी कि आंखों के द्वारा देखना। चक्षु मानी आंखें, आंखें क्या करती हैं? देखने का काम करती हैं। तो इसको कहा था इन्होंने जीरो स्तर। क्या कहा था? जीरो स्तर। और विश्लेषण को कहा था पहला स्तर, अनौपचारिक निगमन को दूसरा स्तर, औपचारिक निगमन को तीसरा स्तर और दृढ़ता को चौथा स्तर बताया था। तो अगर स्तर पूछ ले तो 4, नियम पूछ ले तो 5। अब हम एक एक स्तर के बारे में डिटेल से देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला, मानसिक चित्रण, और मानसिक चित्रण को ही कहते हैं चाक्षुषीकरण। क्या कहते हैं? चाक्षुषीकरण। इसे कहते हैं जीरो स्तर। क्या कहा जाता है इसे? जीरो स्तर। जब बच्चा मानसिक चित्रण पर होता है, चाक्षुषीकरण का मतलब होता है आंखें, और आंखों से क्या करता है? देखता है। तो आकृतियों के बारे में सोचना, बच्चा इसमें शुरुआती समय में आकृतियों के बारे में सोचेगा, उन्हें वर्गीकरण करेगा, देखकर पहचानना, यानी कि आंखों से देखेगा और उसे पहचानेगा कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला के समूह में आकृति पहचानना, यानी कि एक समूह रखा है उसमें गोले भी, इस समूह में क्या रखे हैं? वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला, ये सब रखे हैं उसके अंदर। तो बच्चा कैसे बताएगा कि ये वर्ग है, ये आयत है? तो बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन क्या करेगा? उसकी तुलना कर लेगा। कैसे? यदि हम कह दें कि भाई ये क्या है? गोला है, तो ये बता देगा कि रोटी क्या होती है? गोल होती है। तो उसकी कल्पना, गोला की कल्पना किससे कर लेगा बच्चा? रोटी से करने लगेगा। तो ये कहलाता है मानसिक चित्रण, जीरो स्तर पर। जीरो स्तर पर आकृतियों को देखकर पहचानना, आकृतियों को देखकर पहचानना। आइए नेक्स्ट अगला स्तर देखते हैं। अगला है नियम नंबर 2, विश्लेषण। और विश्लेषण की बात करें तो पहला स्तर कौन सा? पहला स्तर। इसमें क्या होता है? आकृतियों के गुण समझ जाता है। क्या समझना? आकृतियों के गुण समझना, आकृति कोणों में संबंध बताना, यानी कि हल्का थोड़ा क्या बताने लगता है? आकृतियों में संबंध बताने लगता है कि ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। संबंध बताने लगता है और उनके गुण भी समझने लगता है कि भाई आयत की क्या होती है? आयत की आमने सामने की क्या होती है? भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। ऐसे गुण समझने लगता है। नेक्स्ट अगले स्तर की बात करें, अगला है अनौपचारिक निगमन। नियम नंबर 3, अनौपचारिक निगमन स्तर की बात करें तो दूसरा स्तर है। इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें आकृतियों के बीच संबंध बताता है। प्रत्येक आकृति के बीच क्या बताएगा बच्चा? इसमें संबंध बताने लगेगा, जैसे भुजाओं, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। इनकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई के बारे में भी क्या बताने लगेगा? संबंध बताने लगेगा। इसके अंदर अनौपचारिक निगमन के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन की बात करें, चौथा नियम औपचारिक निगमन स्तर की बात करें तो तीसरा स्तर है। तीसरा स्तर है। इसमें बच्चा क्या करता है? आकृतियों के बीच संबंध को सिद्ध करता है, यानी कि संबंध को सिद्ध कर देगा, निर्णय प्रमेय सिद्ध करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा आयत हो, वर्ग हो, इनके गुणों के बारे में समझ समझ पाया था, और गुणों के बारे में समझने के बाद इनको सिद्ध कर देगा। क्या कर देगा? सिद्ध कर देगा कि वास्तव में ये आयत है और ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। तो निर्णय प्रमेय भी सिद्ध करने लगता है औपचारिक निगमन के अंदर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है? दृढ़ता। नियम नंबर चौथा, दृढ़ता स्तर नंबर की बात करें तो चौथा स्तर है। इसमें बच्चा क्या करता है? अमूढ़ चिंतन की भावना विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर। अमूढ़ चिंतन क्या होता है? कि बिना देखे चित्र को बनाना, यानी कि अब चित्र हो या ना हो, उसके दिमाग में इमेज सेट हो चुकी है और बच्चा बिल्कुल हूबहू उसका चित्र बना देगा। यानी कि आयत बोले तो आयत, वर्ग बोले तो वर्ग, त्रिभुज बोले तो त्रिभुज, घन बोले तो घन, घना बोले तो घना, बिल्कुल उनको बिना देखे चित्र बना सकता है। कौन से स्तर पर? दृढ़ता नियम पर स्तर बोले तो चौथे स्तर पर। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें 2D आकृतियां। 2D आकृतियों की बात करें तो 2D आकृतियों की बात करें तो आयत है, वर्ग है, यानी कि 2D का मतलब होता है दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं हों। अब इनमें होता क्या है? तो जब 2D आकृतियां होती हैं, आयत है, वर्ग है, इनमें क्षेत्रफल निकाला जाता है, गुणनखंड किए जाते हैं और परिमाप निकाला जाता है। यानी कि क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप ये किससे संबंधित है? तो ये आयत से संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है? 2D आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई, सॉरी, लंबाई, हाँ, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता? इसमें आयतन नहीं होता। इसमें आयतन नहीं होता है। 2D आकृतियों में जिसमें दो भुजाएं होती हैं उसमें आयतन नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप
निकाला जाता है। नेक्स्ट अगला देखें 3D। 3D की बात करें, 3D की बात करें जिसकी 3 भुजाएं हों, इसकी 3 भुजाएं हों, जैसे घन घनाभ, घन घनाभ। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो होता है, जब 3 भुजाएं होंगी तो इसके अंदर आयतन होता है। तो जितनी भी त्रिविमीय होती हैं, त्रिविमीय 3 विमाएं जिसकी हो, 3 भुजाएं जिसकी हो, उसके अंदर क्या होता है, आयतन होता है। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी शामिल होती है। अब कौन कौन सी हैं, तो नमूने, कठपुतली, मॉडल और बोतल। बोतल का जो ऊपरी भाग है, तो बोतल, मॉडल, कठपुतली और नमूने, ये क्या है, 3D आकृतियां हैं। 3D आकृतियां यानी कि त्रिविमीय आकृति हैं। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, गणित में प्रश्न हल करना। तो गणित में आप प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, तो सबसे पहले बच्चे की बात करें, वो करता है विवेचन करना। क्या करता है, विवेचन करता है। फिर चर का प्रयोग करता है, उसके बाद प्रतिरूप देखता है। पहले मस्तिष्क में विवेचना बनाएगा उसकी, फिर उस चर राशियों का प्रयोग करेगा, फिर उसके बाद प्रतिरूप देखेगा। तो विवेचन करना, चर का प्रयोग, प्रतिरूप करना, ये गणित में प्रश्न हल करने के कौशल हैं। नेक्स्ट अगला, अगला है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना। तो प्राथमिक स्तर पर जब लंबाई को मापते हैं तो पहले कैसे मापेंगे, तो पहले उसकी तुलना की जाती है। क्या की जाती है, तुलना करना। उसके बाद अप्रमाणिक माप, यानी कि अप्रमाणिक पैमाना लेते हैं, उसके बाद प्रामाणिक माप मापते हैं, उसके बाद प्रामाणिक इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो तुलना करना, अप्रमाणिक माप, प्रमाणिक माप, अप्रमाणिक इकाई। अब हम बात करें कि माप के स्तर में क्या होता है, तो भार के संरक्षण की समझ आयतन की, यानी कि भार के संरक्षण की समझ पहले आती है और आयतन की समझ बाद में आती है। तो भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है माप के संबंध में। तो हम ये लंबाई का मापना हुआ था। नेक्स्ट देखें अगला, अगले की बात करें, गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं कितनी है, 4 हैं। कौन कौन सी, जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग। व्यवकलन बोले तो घटाना, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये कहा है अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। कितनी है, 4 हैं। नेक्स्ट देखें, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध क्या है। तो वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध क्या है, जब बच्चे को वास्तविक जिंदगी से गणित को जोड़ते हुए पढ़ाना है तो उसका संबंध क्या है, तो क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए। क्या किया जाए, बच्चे को क्षेत्रीय भ्रमण करना, उसके बाद सर्वेक्षण, उसके बाद परियोजना बनाना। तो क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना, क्या है, परियोजना। तो वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध है। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, खुला अंत या मुक्त अंत या अपसारी उत्तर वाले प्रश्न। तो खुला अंत, मुक्त अंत या अपसारी प्रश्न कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे प्रश्न जिनका एक से अधिक उत्तर हो, यानी कि बच्चा एक से अधिक उत्तर दे, वो क्या होते हैं, खुले अंत वाले या मुक्त अंत वाले या अपसारी प्रश्न होते हैं। अगर हम बात करें कैसे किस टाइप के होते हैं, तो कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 हो। तो ये कैसा है, अब हम बात करें कोई दो ऐसी संख्याएं जिनका योग क्या हो, 10 हो। अब बच्चा क्या करेगा, कोई तो बताएगा भाई 2 और 8 क्या होती हैं भाई, 10 होती हैं। कोई कहेगा भाई 5 + 5 10 होते हैं। कोई कहेगा भाई 3 + 7 10 होते हैं। कोई कहेगा भाई 4 + 6 10 होते हैं। कोई कहेगा 6 + 4 10 होते हैं। तो इसके उत्तर क्या है, कई हैं। यानी कोई ऐसी दो संख्या जिनका योग 10 हो, तो ये कई तरीके से बता सकते हैं। तो ये प्रश्न कहलाते हैं खुला अंत वाले या मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब हम बात करें अगला, 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखो कोई सी भी। अब इससे कोई कहेगा भाई 2.7 से बड़ी संख्या क्या है, 2.9 है। कोई कहेगा 2.8 है। कोई कहेगा भाई बड़ी तो लिखनी है, 4.8 है। तो इससे बड़ी तो लिखनी है, तो कोई सी भी हो सकती है। तो इसके कई उत्तर। अगर कहे अगला देखें, कोई संख्या जिनका गुणनफल 60 हो। अब कोई ऐसी संख्या, कोई भी संख्या जिनका गुणनफल क्या हो, 60 हो। अब कोई कहेगा भाई कि 6 × 10 60 होगा। कोई कहेगा भाई 20 × 3 60 होगा। तो कई तरीके से उत्तर बता सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं, खुला अंत वाले या मुक्त अंत वाले या अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। अगला देखें, नेक्स्ट अगले की बात करें कि कोई संख्या जिनका गुणनफल क्या हो, 72 हो। अब कोई ऐसी संख्या लिखें जिनका गुणनफल क्या हो, 72 हो। तो इसके भी कई आंसर होंगे। कोई संख्या जिनका योग क्या हो, जिनका जोड़ क्या हो, 22 हो। तो इसके भी कई उत्तर होंगे। कोई दो संख्या बताओ जिनको घटाने पर 4 प्राप्त हो। अब ये तो अनेकों संख्या हैं जिनको घटाने पर क्या हो, 4 प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं, खुला अंत वाले या मुक्त अंत वाले या अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, बद्ध अंत वाले प्रश्न या अभिसारी प्रश्न।
तो बद अंत वाले प्रश्न या अभिसारी प्रश्न, इन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? तो जिनका उत्तर सीमित हो, यानी कि जिनका उत्तर एक हो, क्या हो? सीमित हो। जैसे बात करें 17 गुणा 2 का मान, अब 17 गुणा 2 का मान कितना आएगा भैया? 34 आएगा, तो इसका एक ही उत्तर है। 15 प्लस 4 का मान तो कितना आएगा भैया? 19 आएगा, तो ये इसका भी एक ही उत्तर है। 15 के 3 से गुणे का मान तो 45 आएगा, इसका भी एक ही उत्तर है। 1/3 या 5/7 में कौन बड़ा है? तो इसका भी एक ही उत्तर आएगा, कोई एक ही तो बड़ा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कहते हैं बदंत वाले या अपसारी प्रश्न कहा जाता है। इनके उत्तर सीमित होते हैं। नेक्स्ट अगला, जैसा बात करें हम दशमलव वाली, अगला प्रश्न है दशमलव वाली दो संख्याओं का गुणन संकल्पना क्या बताता है? जैसे 0 यानी कि 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0 दशमलव यानी कि 0.06 इसकी गुणा, तो इसको इस बात को हम किस पर दर्शाएंगे? यानी कि जो दशमलव वाली संख्या है उनका गुणनफल को हम किस पर दर्शाते हैं? तो उसके लिए हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। गुणन की प्रक्रिया को किस पर दर्शाते हैं? ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, ये कह रहा है कि भाई 1/10 कॉमा 1/100 से बड़ा है, यानी कि 1/10 1/100 से बड़ा है। इस बात को आप किस पर दर्शाएंगे? तो इससे दर्शाएंगे संख्या चार्ट पर। किस पर? संख्या चार्ट पर। नेक्स्ट देखें अगला, इसी में है एक और, अगर हम कहें 1/4 से 1/3 छोटा है, तो इसे हम दर्शाएंगे कागज की पट्टियों पर, कागज की पट्टियों पर। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें जियो बोर्ड, जरा देखें जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड की बात करें तो ये क्या होता है? ये वर्गाकार बोर्ड होता है। क्या होता है? ये एक वर्गाकार बोर्ड होता है। जियो बोर्ड के बारे में हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है, यानी गणित के सभी उपकरणों को शामिल किया है, जिसमें हमने इमेज के माध्यम से समझाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? एक वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें कीलें लगी होती हैं। इसमें क्या होती हैं? कीलें लगी होती हैं। इससे ज्यामितीय माप तथा संख्यात्मक अवधारणा समझाते हैं। तो जियो बोर्ड क्या होता है? तो जियो बोर्ड एक वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें कीलें लगी होती हैं, इससे ज्यामितीय माप तथा संख्यात्मक अवधारणा को समझाते हैं। नेक्स्ट अगला जियो बोर्ड के बारे में, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन? जियो बोर्ड। ज्यामितीय आकृति और विशेषताओं के बारे में बताता है। कौन? जियो बोर्ड। सरल आकृति लंब किनारों का परिचय भी कौन बताता है? ये जियो बोर्ड के माध्यम से। यानी कि सरल आकृति लंब किनारों का परिचय भी जियो बोर्ड के माध्यम से। ज्यामितीय आकृति उनकी विशेषता जियो बोर्ड। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है जियो बोर्ड। और कंप्यूटर भी क्या है? कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें 10 ग्राम। तो 10 ग्राम यह एक चीनी पहेली है। 10 ग्राम क्या? एक चीनी पहेली है, जिसमें विभिन्न आकृतियां होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्न आकृतियां होती हैं। 7 अलग अलग क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। 7 अलग अलग टुकड़े होते हैं। आप सातों में क्या क्या होते हैं? तो 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटे त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है 10 ग्राम के अंदर। तो इसे कहा जाता है एक चीनी पहेली। और 10 ग्राम से होता क्या है? स्थानिक समझ में वृद्धि, यानी कि स्थानिक समझ में सहायता मिलती है। तो बच्चा 10 ग्राम के माध्यम से स्थानिक समझ में क्या करता है? वृद्धि करता है। और ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए क्या है? ये उपयोगी है। अब इससे क्या होता क्या है? तार्किक कौशल विकसित करने के लिए 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तार्किक कौशल विकसित करने के लिए 10 ग्राम का प्रयोग किया जाता है और स्थानिक समझ में क्या होती है? मदद मिलती है। नेक्स्ट अगला, गणित क्लब। अब गणित क्लब क्या है? तो गणित क्लब की बात करें, इसमें छात्र गणित आनंद पूर्वक करते हैं। यानी गणित क्लब के अंदर बच्चे क्या करते हैं? गणित को आनंद से लेते हुए पढ़ते हैं। छात्र छोटी या बड़ी समस्याओं को सुलझा लेते हैं गणित क्लब के अंदर। गणित क्लब में क्या होता है? गणितीय अध्ययन, अन्वेषण में रुचि और सिद्धांत आदि में रुचि होती है गणित क्लब के अंदर। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, अबेकस या टेलर का गिनतारा। अबेकस या टेलर का गिनतारा क्या है? तो यह एक लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। तो यह लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। इसमें क्या लगी होती हैं? इसमें छड़ें लगी हुई होती हैं। इसमें छड़ें लगी होती हैं और छड़ों पर घूमने वाले मोती लगे होते हैं। तो छड़ों पर क्या लगे होते हैं? घूमने वाले मोती लगे हुए होते हैं। इस टाइप से अगर हम बात करें, हमने प्रत्येक गणितीय उपकरण को बहुत डिटेल से समझाया है। आप हमारी
प्लेलिस्ट में देखें, गणित की पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें प्रत्येक गणितीय उपकरण नाम से एक वीडियो है, आप उसको देखें, बिल्कुल इमेज के माध्यम से समझाया है। तो घूमने वाले मोती लगे होते हैं। अब इससे होता क्या टेलर के गिनतारे से? स्थानीय मान में वृद्धि, स्थानीय मान को समझना, जोड़ घटा गुणा भाग और भिन्नों को समझना, किसके? टेलर के गिनतारा के द्वारा। और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्या ये उपयोगी है? कौन? टेलर का गिनतारा, जियो बोर्ड और कंप्यूटर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, यह है किक जी नेयर रॉड या छड़। किक जी नेयर रॉड या छड़, ये क्या होती हैं छड़ें? तो विभिन्न रंगों की 10 आयताकार रॉड होती हैं, यानी कि विभिन्न रंगों की ये आयताकार का होती हैं 10 रॉड होती हैं, रॉड या छड़ होती हैं। इस इनसे होता क्या है? तो ये जोड़ यानी कि योग, घटाव, गुणा, भाग, गुणा यानी कि गुणन करना, गणना करना, ज्यामितीय माप समझाने में मदद मिलती है। और भिन्न की संकल्पना को पढ़ाने के लिए भी किकजीनियर रॉड या छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला, अगला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गणितीय खेल और पहेलियां। तो गणित में खेल और पहेलियां क्या करती हैं? तो गणित के प्रति सकारात्मक आवृत्ति विकसित करती हैं। कौन? गणित की पहेलियां। प्रतिदिन के विचारों में संबंध बताना गणित की पहेलियों के द्वारा या खेल खेल के माध्यम से। गणित को आनंददायक बनाने में, गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करने में गणितीय पहेलियों की क्या होती है? उपयोगिता होती है। नेक्स्ट अगला, अगला है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण बोले तो मैपिंग, क्या बोले? मैपिंग। तो यह जो है प्रतिचित्रण, ये गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। कौन? प्रतिचित्रण। इससे होता क्या है प्रतिचित्रण से? तो स्थानिक चित्रण को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, यानी कि स्थानिक चित्रण को बढ़ाता है प्रतिचित्रण। आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है प्रतिचित्रण। इसका गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है, लेकिन ये गणित पाठ्यक्रम का भाग या हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, अधिगम और आकलन के चक्र क्रम क्या है? तो अधिगम आकलन का चक्र क्रम क्या है? तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? नंबर 1, आकलन की योजना बनाएंगे। क्या करेंगे? आकलन की योजना बनाएंगे, किस चीज की आकलन करना है। उसके बाद एकीकृत आकलन करेंगे। उसके बाद होगा प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद अंत में क्या करेंगे? प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करेंगे। तो याद रखें, योजना बनाना, एकीकृत आकलन करना, प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना। तो ये क्या है? 4 कंडीशन है अधिगम और आकलन के चक्रक्रम। नेक्स्ट अगला, अगला है निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण की अगर हम बात करें, तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है? बच्चे की कमियों को जाना जाता है, यानी कि रिक्तियों को पहचानना या कमियों को पहचानना। तो बच्चे के अंदर कोई कमी है, उसको जानना, उसको पहचानना, तो ये कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। अब हम बात करें उपचारात्मक परीक्षण की, तो जो कमियां हमने बच्चे की जानी और उनको ठीक कर देना, तो ये कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। क्या कहलाता है ये? उपचारात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण कमियों को जानना, रिक्तियों अभावों को जानना, कमियों को पहचानना, उन कमियों को ठीक कर देना, तो ये कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण। नेक्स्ट अगला, अगले की बात करें, एक टोकरी में, एक टोकरी में 8 सेब हैं एवं उसमें 6 सेब और डाल दिए गए। यानी कि एक टोकरी है और एक टोकरी में क्या है? 8 सेब हैं, उसमें 6 सेब और डाल दिए गए। अब कितने सेब हुए? तो ये तो जुड़वाएगा, कभी 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। लेकिन भैया तुम्हें जोड़ना नहीं है वहां पर, क्योंकि ये पेडागोजी है। तो इसमें क्या हुआ? ये समुच्चन हो गया। क्या हो गया? जुड़ गया। तो जुड़ने का मतलब समुच्चन हो गया। क्या हो गया? समुच्चन कहते हैं इसे। तो एक टोकरी में 8 सेब, उसमें 5 सेब और डाल दिए, 6 सेब और या 10 सेब और डाल दिए, तो ये क्या हुआ? ये समुच्चन हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, गणित पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।